और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग बहुत इंतजार लंबे समय से कर रहे थे इस क्लास के लिए, तो अब हम लोग पूरे आज बेसिक के साथ भारत के भूगोल का जो हम लोग बेस मानचित्र शुरू किए थे उसको आगे की ओर हम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक एक अंगूठा देते हुए हम दोनों का यहाँ पर मन मिल जाए, लाइक वाले बटन को आप पहले दबा लीजिए और तब अब देखिए क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, वो चीज आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, लगातार आप सभी का सहयोग और समर्थन देखिए मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक एक अंगूठा दे दीजिए और उसके बाद हम लोग पूरे एनर्जी के साथ आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। पिछले क्लास जो किए थे उसका रिवीजन भी करवाएंगे, उससे आगे की ओर भी चलेंगे। ध्यान दीजिए सबको, बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसमें कोशिश करना है सभी लोग को कम से कम चेक करें और पूरे एनर्जी से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न जगहों से हम देख पा रहे हैं सब लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत करते हैं विद्या एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। और इसमें आप अभी भूगोल के बेसिक क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इस क्लास के लिंक को अपने मित्रों तक शेयर कर दें कि सब लोग जुड़ जाए और सभी लोग इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। चूंकि ये क्लास केवल लाइव आप करते हैं तो उस समय निःशुल्क है, लाइव के बाद फिर वीडियो प्राइवेट हो जाता है जो आपको बाद में नहीं मिलता, इसीलिए सभी लोग से अनुरोध होगा कि आप लोग लाइव क्लास में बने रहिए और पूरी बढ़िया से समझिए। चलिए ध्यान दें, बहुत अच्छी बात। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे भारत के राज्य के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और हम लोग देख चुके थे भारत में कहां से कर्क रेखा गुजरता है और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरते हुए कैसे पास करता है। 8 राज्य का नाम हम लोग देखे थे, राजधानी कैपिटल वगैरह भी हल्का समझे थे। अब धीरे धीरे इसमें आज एक बेस और तैयार करेंगे और तब शहरों के नाम की ओर हम लोग फिर चल देंगे। तो चलिए, यहाँ पे आज का क्लास हम लोग बेसिक समझने के लिए हम चाहते हैं कि 0 लेवल से आपका क्लास हम आज चले ताकि सब लोग को पूरा समझ में आए। देखिए, ये हमने भारत का मानचित्र बनाया है और इस भारत के मानचित्र में हम लोग को जो ध्यान देने योग्य बात है उसको हम समझें। सबसे पहला 0 लेवल की बेसिक बातें हैं जिसमें आपको समझना है कि अगर ये पूरे पृथ्वी है तो पृथ्वी में अगर हम बीच से इसको ऐसे बांटते हैं तो इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं और यह 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यह 0 डिग्री अक्षांश है और इससे ऊपर जाएंगे तो यह नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तो यह साउथ होगा। यानी अगर हम यहाँ जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, यहाँ भी जाएंगे तो 2 डिग्री नॉर्थ, ऊपर 90 डिग्री तक केवल नॉर्थ नॉर्थ ही चलेगा, नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, नीचे इसी तरह 90 डिग्री तक साउथ साउथ ही चलेगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इससे नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अब सवाल 2-3 उठते हैं। पहला हम लोग जो बेसिक चले हम फिर से बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम अपने क्लास को कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों का बेस कमजोर है उन लोग को भी समझ में आए। तो पहले ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक लेवल से ही हमने सबसे पहले एकदम बेसिक बात किया कि एक ग्लोब के बीच में 0 डिग्री एक अक्षांश कहलाता है। अगर हम 2 रेखा खींचते हैं, इसको हम 40 डिग्री नॉर्थ कहते हैं ऊपर, तो बताओ इसको 20 डिग्री, ये नीचे लाइन है तो ये साउथ होगा कि नॉर्थ होगा, हम लोग को ये सोचना है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, इन दोनों लाइन से कोई मतलब नहीं है। अगर इससे ऊपर है तो हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ही चलेगा, इससे नीचे है तो हमेशा साउथ साउथ ही चलेगा, इसीलिए इसको 20 डिग्री नॉर्थ के नाम से ही जानेंगे। बाकी जब हम पूरे पृथ्वी को 2 भागों में काट दे रहे हैं तो फिगर से आप समझ पा रहे हैं, एक ऊपर ऐसा मिलेगा, एक नीचे ऐसा मिलेगा। ये अर्धगोला है, इसीलिए ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा, और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यानी सभी लोग ये समझ गए होंगे, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला नंबर एकदम 0 लेवल से क्लास है। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में। यानी अगर कोई देश की स्थिति इस प्रकार होती है तो ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। अगर किसी देश की स्थिति कंप्लीट ऐसे है तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, अगर किसी देश की स्थिति ऐसे है तो यह दक्षिणी गोलार्ध में है। हमने आपको प्रश्न दिया, भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में स्थित है। हम देखना चाहेंगे कितने लोग का सही आंसर आता है, जल्दी से जल्दी सही कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे कई मित्र एकदम सही आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है। देखो एकदम 0 लेवल से सब चीज समझते चले और धीरे 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 हम लोग का काफी अच्छे लेवल पे क्लास आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, न कि विषुवत रेखा, इसीलिए भारत विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है। तो भारत जैसे ही ऊपर स्थित है तो इंडिया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका कोई भी सेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आता है। बहुत बढ़िया। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात आप सभी लोग समझ गए। अब इसी प्रकार से अब अगर ये पृथ्वी है और हम इसे ऐसे 2 भागों में बांटते हैं तो इसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं और यही हमारा देशांतर रेखा कहलाता है। और देशांतर रेखा के सहारे भी हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो बताओ, अगर एक भाग को हम ऐसे बांट दिए और दूसरे भाग को ऐसे बांट दिए तो यहाँ भी 2 तरह का गोलार्ध प्राप्त होगा। इसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भारत स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब यहाँ से 2 भागों में अगर हम बांट दें तो इंडिया की स्थिति किस में आएगा? अगर इंडिया यहाँ होगा तो दोनों में आएगा, केवल यहाँ होगा तो पूर्वी गोलार्ध में होगा, केवल यहाँ होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में होगा। जल्दी से जल्दी आपको सोचना है
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम केवल बेसिक बातें से चलते जाइए, धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा सही होगा और बहुत अच्छे हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे का सही है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भी देशांतर रेखा ईस्ट में चलेगा तो कोई भी चलेंगे तो इस सब में ईस्ट ईस्ट ही चलेगा। अगर इससे दाईं ओर है 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट करके 180 डिग्री ईस्ट तक चलेगा, इधर है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सभी में वेस्ट करते हुए चलेगा। ये पश्चिम है तो वेस्ट, इधर है तो ईस्ट चलते रहेगा। अब दोनों को एक में अगर मिला दें तो हम लोग जो सीखे, पहला नंबर सीखे कि भारत ये विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, फिर सीखे ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब भारत की यह स्थिति है, ऊपर को हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं, इस साइड को पूरब कहते हैं, इस साइड को पश्चिम कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भारत स्थित है उत्तर पूरब में, भारत स्थित है उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूरब में, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो पहला नंबर एकदम बेसिक से आपको सोचते के चलना है। भारत स्थित है तो हम समझते हैं सभी बच्चे इसमें आंसर सही करेंगे। भारत कहां स्थित है, तो आप मानचित्र देख रहे हो उत्तर पूरब में, तो भारत की स्थिति है उत्तर पूरब में भारत स्थित है, तो ये सबका आंसर एकदम सही हो गया, उत्तर पूरब आपका चलेगा। अब मेन हम लोग यहां से आगे की ओर चले। देखो अब कभी कभी जो बच्चे चुके इस बैच में बीपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जेपीएससी के भी पढ़ रहे हैं, यूपीपीसीएस के भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो है बीसीएस लेवल तक के बच्चे इस क्लास में हैं। चूंकि अभी यह एकदम जीरो लेवल का टॉनिक क्लास चल रहा है भूगोल, इस क्लास को 15-20 क्लास के बाद आपके भूगोल समझने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि बताओ भारत में बिहार स्थित है, भारत में बिहार स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो बताओ भारत में बिहार स्थित है, पहला नंबर आपको देगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। चॉइस बी में आपको देगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। चॉइस सी में आपको देगा पूर्व मध्य, पूर्व मध्य। और चॉइस डी में आपको देगा पश्चिम मध्य। अब देखो बिहार, देखो प्रश्न का कोई ठिकाना नहीं होता कहां से होता है। प्रश्नों को समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर अगर विकसित हो जाती है तो कुछ भी क्वेश्चन देगा तो हम समझते हैं कि आप सभी बच्चे सही कर पाओगे। बोलो हमने क्वेश्चन दिया विश्व में भारत की स्थिति है, तो आपने समझा कि विश्व में भारत उत्तर पूरब में स्थित है। फिर आपको हमने क्वेश्चन दिया कि बताओ पूरे विश्व में, छोड़ दो भारत में बिहार कहां स्थित है, इसका आंसर आपको क्या लगता है, इस पूरे स्थिति को आपको समझना होगा। तो बहुत अच्छी बात है, जब हम भारत का मानचित्र चलेंगे, भारत का मानचित्र चलेंगे तो भारत के मानचित्र में आपको ध्यान है इस साइड को ईस्ट कहेंगे, इधर वेस्ट कहेंगे, इधर नॉर्थ कहेंगे, इधर साउथ कहेंगे। तो भारत की स्थिति अगर हम देखेंगे तो भारत में बिहार को आप पूर्व मध्य कहते हो, इसीलिए ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जो मुख्यालय देखते हो ये पूर्व मध्य के लोकेशन पे ही मुख्य रूप से आता है, और इसीलिए पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर से भी आप गेस करते तो आंसर पूर्व मध्य हो जाता। इसी क्वेश्चन में एक हम और चेक करते हैं और तब आगे का स्टेप आपको समझना है। भारत में आपको जल्दी से बताना है राजस्थान की स्थिति किधर है, तो आप समझ पा रहे होगे राजस्थान की स्थिति, तो आप समझ रहे हो ऊपर की ओर है उत्तर और इधर है तो पश्चिम, उत्तर पश्चिम की स्थिति में आएगा। किसी का भी लोकेशन बदल सकता है। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब हम जो समझाना चाह रहे हैं वहां पे अब पहुंचना शुरू कर रहे हैं। हम चूंकि बहुत दूर से बाउंड्री चौहदी लेते हैं कि जीरो लेवल का बच्चा भी उसको समझ पाए। मान लेते हैं ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये हम लोग देखे ये 0 डिग्री देशांतर है, फिर हम लोगों ने देखा कि यहीं पर हमारे भारत की स्थिति है। अब किसी भी स्थिति को लॉक करने के लिए, किसी भी स्थिति को लॉक करने के लिए हम लोग इसमें दो तरह की चीज चलाते हैं। ये इंडिया आखिर कहां से शुरू हो रहा है, ये लाइन को अक्षांश कहते हैं। बढ़िया से समझना, ये लाइन अक्षांश है और ये जितने डिग्री पर शुरू होगा, चूंकि तुम खुद जान रहे हो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए ये 8 डिग्री 4 मिनट में पहुंचते हैं नॉर्थ में, ऊपर में, तो भारत की शुरुआत शुरू हो जाती है। और यही करते करते इंडिया लास्ट कहां पे होता है, तो इसी को कहते हैं ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जब पहुंचते हैं, क्योंकि ऊपर जो भी होगा सब में नॉर्थ नॉर्थ लगा होगा, तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। देखिए जरा ध्यान चाहिए आपका, आप जो बच्चे हमारे साथ अब ध्यान यहां पर बनाएंगे उन लोग को बहुत अच्छा हम समझा पाएंगे, बहुत बढ़िया वो कर पाएंगे। यानी कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उसमें आपको दिया रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, रटा हुआ गड़बड़ा जाएगा, साउथ नॉर्थ कुछ भी दे सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों ही हमारा नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये भारत की स्थिति हो गई, ये अक्षांशीय विस्तार हो गई। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इधर ईस्ट चल रहा है, तो देखो शुरुआत में तो ये चलेगा 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहीं पर जो टच किया इसी को हम लोग कहेंगे कि ये इसका इधर का सेक्शन आ गया, और इसके बाद जो यहां टच करेगा ये भारत की बाउंड्री चौहद्दी लॉक करता है। यानी हम लोग मानचित्र में क्यों ऐसा देशांतर और अक्षांश पढ़ते हैं, इसके लिए बेसिक बात यह सीखना है कि जब हम अक्षांश बोलेंगे, जब हम देशांतर बोलेंगे, तो हमारे देश का लोकेशन एकदम फिक्स हो जाएगा कि यहीं पर हमारे देश का लोकेशन है। अब सभी लोग को यह समझ में आ गया कि हम अक्षांश क्यों पढ़ रहे हैं, देशांतर क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसकी जरूरत पड़ रही है। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं यहां जो टच करेगा 68 डिग्री 7 मिनट से हम लोग शुरू करेंगे, और जल्दी बता दीजिए यहां पर, जल्दी से बता दीजिए कितना पर हम लास्ट करें। ये यहां अरुणाचल प्रदेश में कहां पे जाएगा हम आपको देखना चाहते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमें लगता है कि आपको एकदम याद होगा, और जल्दी से जल्दी बता दीजिए
चलिए बहुत अच्छा, देखिए कई बच्चे एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, 97 डिग्री 25 मिनट, और ये आपको बिल्कुल भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार एकदम सभी बच्चे को क्लियर चाहिए। अब यहाँ पे हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं जिसको ठीक से सुनेंगे, एकदम ध्यान देंगे, 2 मिनट आपका इस पर ध्यान आएगा, फिर विश्व से इसको निकाल के फिर इंडिया लेवल पे हम लोग समझेंगे आज का क्लास। तो सुनेंगे जरा बढ़िया से। ये दोनों हम लोग देख रहे हैं पूरब साइड में ही है, भले ही भारत के लिए पश्चिम, लेकिन पृथ्वी के एक ग्रीनविच रेखा से ईस्ट है, इसीलिए दोनों को पूर्वी देशांतर के ही नाम से जानेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों ही पूर्वी देशांतर ही कहलाएगा, ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं तो आपको इसका पता चलेगा। देशांतर पढ़ने का उद्देश्य होता है समय का निर्धारण करना। बात को सुनेंगे, देशांतर रेखा हम लोग समय के लिए ही पढ़ते हैं, और पूरे विश्व में समय के लिए इसी लाइन को हम लोग मेन रखते हैं, इसीलिए ये पूरे स्टैंडर्ड यहाँ पे ग्रीनविच रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पर जो भी समय होगा इस लाइन पर, इससे तुलना होगा कि किधर क्या चल रही है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए इधर का समय आगे होता है और इधर का समय पीछे होता है। ये आगे और पीछे का मतलब क्या है हम एक बार आपको समझा दें। अब आगे पीछे जो लोग नहीं समझ रहे हो वो लोग सुन लो। मान लो एक झूला पे तुमको हम झूला रहे हैं, ऐसे तुम यहां बैठे हो, ये यहां बैठा है, ये यहां बैठा है, और हम इधर जो यहां पर झूलते समय आ रहा है, इसको यहां से 4-4 रसगुल्ला फेंकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पहले रसगुल्ला खाएगा 1 नंबर, फिर इसका भी बारी आएगा, लेकिन ये चला जाएगा तब इसकी बारी आएगी, ये पचा जाएगा तब इसकी बारी आएगी, यानी ये घूमने के कारण आगे पीछे हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां रसगुल्ला सूर्य की रोशनी, और सूर्य की रोशनी में पृथ्वी के पश्चिम से पूरब घूमने के कारण यहां पर जो सीन आ रहा है ये पहले आएगा, जब ये घूमते घूमते ये यहां आएगा, ये सीन वो पहले ले चुका है, कुछ देर बाद आएगा, फिर कुछ देर बाद आएगा। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है, और इसमें आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी एक चक्कर मारेगी तो 360 डिग्री घूमेगी, और 360 डिग्री में 24 घंटा समय लगता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो बताओ 1 डिग्री बराबर 24 गुने 60 गुने 60 बटे 360 करेंगे तो आप समझ गए, इसमें 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप समझ गए। फिर से एक बार देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री का जब बनाएगी तो इसमें 24 घंटा का समय लग रहा है। मिनट में ही कंपेरिजन कर लें तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा या 24 गुने 60 मिनट। तो बताओ 1 डिग्री में 24 गुने 60 बटे 360, इसको काट देंगे तो आपको इसमें जो आ गया आप देख पा रहे हैं 6 36 हो गया। 1 डिग्री बराबर देखिए 1 मिनट ठहरिए, ध्यान दें, इसमें 1 डिग्री बराबर आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और इसी से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मूव करेगा। 1 डिग्री में कितना चल रहा है उसी चीज को आपको मेन समझना हो। तो पहले ठीक से हम लोग एक बार फिर से देखें, 1 डिग्री में 4 मिनट, बता दो मान लो ग्रीनविच पर 0 डिग्री, तो इसके बाद हम किसी डिग्री पे चल रहे हैं तो बता दीजिए, इसमें अगर 10 डिग्री इस पर आगे है तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 40 मिनट, ये 40 मिनट इसका समय आगे चलेगा। अब इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, 2 देशांतर के बीच आपको ध्यान रखना है बिल्कुल 4 मिनट का अंतर होगा, और इसमें कुल देशांतर रेखा से ही उसका हम लोग निर्धारण किए, और इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री का 4 मिनट। और भारत में आपको चूंकि हमने बताया कि इसके दोनों छोर जो आप देख रहे हो इसमें देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, एक लगभग 37 डिग्री, दूसरा आप देख रहे हो, ये दोनों को घटाओगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो इसमें आप खुद देखोगे बहुत ज्यादा समय का अंतर हो। इसीलिए इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं, तब जो आता है यही हम लोग देखते हैं, ये भारत का समय रेखा होता है, और इस समय रेखा कितना डिग्री से गुजरता है हम लोग अभी चलेंगे। पहले जो चीज पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मानचित्र में हम लॉक करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से, सुनेंगे बढ़िया से, यहाँ पर 1 मिनट आपका खूब ध्यान चाहिए। भारत में सबसे ऊपर का जो पॉइंट है इसको हम लोग जो अभी देखे 37 डिग्री 6 मिनट, ये यहाँ है। अभी जो आपको चित्र बनाए थे ये विश्व के सापेक्ष में था। अब एक बार थोड़ा बढ़िया से समझो, भारत का सबसे ऊपर जो टच किया यही 37 डिग्री 6 मिनट जो हम लोग देखे, ये जो स्थान देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर में अब पहले था, अब लद्दाख में बोलना, और इसी को हम लोग पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। देखिए पुराने जो भी किताब होंगे उसमें जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिखा हुआ हो। अब इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, अब ये लद्दाख के नाम से बोलना। कहेगा कि बताओ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर देना है कि भारत में सबसे उत्तरी बिंदु ये लद्दाख में स्थित है, और इस बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु। 2 चीज यहाँ पे आते हैं और हम चाहेंगे दोनों चीज आपको बढ़िया से समझिए, दोनों चीज एकदम ध्यान देंगे तब आपका क्लियर होगा। भारत के सबसे नीचे का जो बिंदु है वह 2 तरह पे डिफाइन है। जो भारत का क्षेत्र 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इस भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ध्यान दोगे, इस भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो 3 ओर जल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे
आप जो देख रहे हो ये अंडमान निकोबार, वो इससे भी नीचे, इस लाइन से भी नीचे यहां तक चला आता है। चूंकि इंडिया यहां तक है, इसीलिए यहां पे दो प्रश्न आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, और दूसरा प्रश्न आता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो आपको अब समझना है, यही था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट की जो बात की, यही था, और यही हमारा है कन्याकुमारी। यही कन्याकुमारी है। और आपको पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कई लड़का केरल भी करने लगता है तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास से गुजरने वाले अक्षांश कौन है, तो यही है 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि अगर हम और नीचे जाएं तो भारत यहां तक है, और यही सबसे निचला जो पॉइंट देख रहे हो, इसी पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट कहें चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कहें, ये दोनों एक ही हैं। और यहां एक हम बेस देना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सबसे नीचे का पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसी से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। और इंदिरा पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये 6 डिग्री और लगभग 45 मिनट के आसपास पे अक्षांश रेखा यहां से गुजरती। यानी सभी लड़के को यहां पर दिमाग में सेट करना है कि भारत का बोलेगा तो ये ज्यादा नीचे, प्रायद्वीपीय भारत का बोलेगा तो इसको चलना है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि बताओ विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट कितना दूर है, यह भी क्वेश्चन आता है। जल्दी से बता दीजिए, विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट कितने दूर है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अक्षांश जगहों पर बदलते रहता है, विषुवत रेखा पर अलग, ध्रुव पर अलग, लेकिन एवरेज में अगर औसत की बात करें तो 1 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 किलोमीटर होता है। और आपको दिमाग में सेट करना है, यहां से यहां की दूरी जब आपसे पूछेंगे, यानी भारत का सबसे दक्षिण बिंदु ये जो है वो विषुवत रेखा से कितना दूर है, तो इधर 6 लिखना, फिर 7 लिखना, फिर 8 लिखना, किलोमीटर कर देना। ये परमानेंट आपको याद हो गया होगा, 876 किलोमीटर दूर है। देखिए लिखना एकदम आसान है और सबको एकदम याद हो जाएगा, 6, 7, 8 इतना दूर स्थित है, और ये सबका एकदम क्लियर हो गया। अब यही चीज आपको ध्यान रखना है, जब हम इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक जाएं तो ये भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई है, और यह लंबाई हमारा 3214 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, अब आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेप को और जोड़ेंगे तब क्वेश्चन का राउंड आना शुरू हो जाएगा। इसी में जो लड़के बेहतर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन लोग के लिए थोड़ा सा स्टेप हम और बढ़ा दें तो देखिए कितना मजेदार आपका होने वाला है, और कितना अच्छा से आप समझ पा रहे हो। बहुत अच्छी बात, हम लोगों ने अभी देखा कि ये भारत के सबसे ऊपर लद्दाख में इंदिरा कॉल है, और यही 37 डिग्री 6 मिनट। फिर देखे तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। फिर हम लोग देखे ये 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर आपको याद होगा यहां से गुजरात के एकदम ऊपर से हम लोग को याद है मध्य प्रदेश होते हुए, यहां छत्तीसगढ़ होते हुए, झारखंड बंगाल होते हुए, मिजोरम त्रिपुरा होते हुए कर्क रेखा गुजरता है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ। आपको 23.5 का मतलब लगभग 24 मान लो, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो 24 हो। क्वेश्चन परीक्षा में आजकल परीक्षक बच्चों का ब्रेन टेस्ट करता है, अब उसमें चेक करता है कि कितना बढ़िया से बच्चों को क्लास में समझ में आया, ये रट गया है उससे मतलब नहीं। अब सोचो ना, एक बार पीसीएस का एक क्वेश्चन हम देख रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि जो बच्चे ध्यान दिए हो कितना अच्छा सही किए हो। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया मालूम है? क्वेश्चन दिया कि बताओ 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से, 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से दक्षिण की ओर आने पर, दक्षिण की ओर आने पर भारत की चौड़ाई बढ़ती जाती है, घटती जाती है, एक समान रहता है। अब परीक्षा हॉल में जो बच्चे केवल फेयर के फेयर में रहता है, जो बच्चे केवल इसके लिए हैं कि हम बस फेयर कर लें और रट जाए, उन लोग को हम अभी बता रहे हैं कि आपको 10 सिस्टम अभी क्वेश्चन चलेंगे थोड़ा समझाने के बाद, उसके उठा पटक को जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि वाह ये सेंस की जरूरत। अभी देखिए कई बच्चे लिख रहे हैं 32, 14, 29, 33, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन आजकल जानते हो क्वेश्चन क्या करें? भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई का अंतर निम्नलिखित में क्या है? आजकल का सेटर इतना समझदार हो गया है कि भूगोल में भी मैथ लगाने लगता है। अब जो बच्चा केवल 32, 14, 29, 33 सब रट के गए हो तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जा रटा हुआ मेरा वैसे ही रह गया और यहां घटाव पूछ रहा है, कई बार उसमें भी गुना भाग आपको रह जाएगा। तो हम अभी समझाना जो चाह रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्न लाएंगे। अभी तो पहला ज्ञान लेवल का चीज चल रहा है, तब समझ लेवल का चीज आएगा। ये दोनों स्टेप जब बंधा जाएगा तो लगेगा कि अब इधर से कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, कहीं से बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया कि 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से, देखो कई बच्चे परीक्षा हॉल में जो 8 डिग्री रटा है, 37 डिग्री रटा है, लेकिन उसको 20 डिग्री जब पूछेंगे तो लगा परेशान होने कि कहां पे है, आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन आपको हम यहां पे बता दें, जब ये 24 डिग्री की बात चल रही है तो 20 डिग्री इससे नीचे ही होगा, और जब इससे दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आप खुद देखो ये भारत की चौड़ाई बढ़ते जा रही थी कि घटते जा रही थी, तो आंसर घटते जा रहा था। बिल्कुल सही जवाब कई बच्चे ने दिया। यहां पर ये चीज सीखना,
दूसरा नंबर, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे चल रहा है। अब आप लोग अक्षांश की बात बिल्कुल समझ रहे हो। अक्षांश में आप लोग को अब एक हम पूछें, देखें कितना बढ़िया सही बताते हो। इसमें आपको पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत का क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु है। अब इसमें हम एक चॉइस दे रहे हैं, हमें मालूम है आप सभी लोग एकदम सही कर दोगे, केवल ध्यान से बनाना। चॉइस ए में है इंदिरा कॉल, चॉइस बी में है केप कैमरीन, चॉइस सी में है वालांगू। आपको हम एक क्वेश्चन दिया है और अभी हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम सही करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और हम लोग देखें एकदम कितने अच्छे सही कर पा रहे हो। देखो तो इसमें आपको कोई आंसर लग रहा है तो जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए। इसमें आपको अगर एक चॉइस, देखिए अभी कन्याकुमारी कई लोग कर रहे हैं, मैं जान के कन्याकुमारी हटा दिया हूं। अब एक अभी और दे रहे हैं यहां पर पिग्मेलियन पॉइंट। अब आंसर दो, कन्याकुमारी हटा दी, पिग्मेलियन पॉइंट। तुम बहुत कुछ जो रट भी लिए हो वो बहुत कुछ काम नहीं देगा, ये चीज दिमाग में गट्ठर बांध ली। आपको इसमें हमने दिया क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बहुत अच्छी बात है। हमारे कई मित्र यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा आंसर यहाँ पे बी की ओर सबसे ज्यादा इशारा आपका आंसर कर रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग में मैक्सिमम बच्चे मैं देख पा रहा हूँ बी की ओर उनका इशारा है। और यही चीज सीखना था, जब प्रायद्वीपीय भारत की बात कहेगा तो सिर्फ यहीं तक रहेंगे, इसमें नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया से ध्यान देना। फिर आपको सीखना है कि अब इसका दक्षिण बिंदु जो तमिलनाडु में था, इसका नाम था कन्याकुमारी। चॉइस में कन्याकुमारी रहेगा तब तो कन्याकुमारी बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन चॉइस में कन्याकुमारी है ही नहीं। तो वो पॉइंट जहां कन्याकुमारी है, इसी को केप कैमरीन के नाम से जानते हैं। और केप कैमरीन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। और मैक्सिमम बच्चे का जो बी जवाब था बिल्कुल सही। पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, ये दिमाग में गट्ठर बांध दीजिए। एक इंदिरा पॉइंट था, एक कन्याकुमारी था। एक बार का क्वेश्चन मुझे याद आया, यहां तक पूछ दिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। यह रेखा भारत को काटती है। देखो कई लड़के 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट एकदम रट्टा मारे। मैं बार बार आपको यही ब्रेक मार रहा हूं कि रट्टा मार के दुनिया से निकल जाइए, समझने वाले दुनिया में वापस आ जाइए। एक बार प्रश्न को समझने लगेगा, कुछ भी घुमाएगा नया प्रश्न आएगा, आप सही करो। तो आपका क्वेश्चन हमने दिया 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ भारत में कहां काटती है। चॉइस ए है अंडमान निकोबार के दक्षिण बिंदु, चॉइस बी है तमिलनाडु, चॉइस सी है आंध्र प्रदेश और डी में है जम्मू कश्मीर। जल्दी से आंसर दे दीजिए। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है 8 डिग्री 4 मिनट, क्वेश्चन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहां से गुजरती है, कहां को काटती है। ये हमें लगता है कि आप सभी लोग बिल्कुल सही करोगे, तो आप सब लोग समझ गए हैं। कई लड़के ये वाला सोचता है कि 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिण होगा, गलत। ये सबसे दक्षिण अभी हम आपको बताएं 6 डिग्री 45 मिनट है। इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो आंसर चलेगा वो तमिलनाडु चलेगा और सही आंसर तमिलनाडु होगा। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं और इस प्रश्न के बाद हम मान के चलेंगे कि आपके अंदर जो हम सोच विकसित करवाना चाह रहे हैं डेवलप कर रहा है। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। आपको क्वेश्चन है 37 डिग्री 6 मिनट साउथ भारत में कहां से गुजरती है। चॉइस ए आपका है तमिलनाडु, बी में है लद्दाख, सी में है जम्मू, डी में है इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दोगे और जिस समय बिल्कुल सही जवाब आपका आएगा तब हम समझेंगे कि एकदम आप क्लास में एकदम सीरियस होकर के क्लास कर रहे हैं। हमारे सभी बच्चों को एक ही चीज प्रयास करना है, नए प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार रखना। और जो बच्चे हमारे नए क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वे लड़के का रिजल्ट एकदम होगा, ज्वाइनिंग लेटर एकदम मिले। जो रटा रटाया क्वेश्चन के फेर में पड़े हुए हो वो माया मोह है, उससे बहुत कुछ नहीं हो। और इसी के लिए मानचित्र का ये बेसिक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया। इसमें सिर्फ समझिए और आंसर दीजिए। हमें लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हो जी, वेरी गुड। ये बी पे बहुत लोग हम नजर आ रहा है आप लोग का आंसर में, सब लोग भाग लो, उससे पता चलेगा कि कितना अच्छा आप लोग कर रहे हो। देखिए बी और डी दो तरह का आंसर हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब समझाएंगे तो तुम मुस्कुराओगे, जब हम समझाएंगे तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है 37 डिग्री 6 मिनट साउथ भारत से गुजरती ही नहीं है, इसीलिए सही आंसर डी था। ये नॉर्थ रहता तब भारत से गुजरता और बच्चे नॉर्थ और साउथ घर आके पड़ता है, ये सबसे दुख की बात। मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे इतना सीरियस हो जाओ कि देखो ना, अभी हम सिर्फ अक्षांश रेखा अभी जस्ट समझाए हैं और जस्ट कई बच्चे का गलत हो रहा है। क्योंकि मैं एक छोटा सा चीज का फायदा उठा रहा हूं, वो है आप सीरियस मोड में नहीं रहते, उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया 37 डिग्री 6 मिनट साउथ भारत में कहां से गुजरता। परीक्षा हॉल में बच्चे क्या करते हैं, याद आ गया 37 डिग्री याद आ गया, ऊपर से गुजरता है और लद्दाख मारती। घर में आके जब पढ़ रहा है तो मुस्कुरा रहा है, जा गलत हो गया, इस साउथ दिए हुए था, नॉर्थ रहता तो सही हो जाता, और गया काम खत्म। यही चीज मैं चाहता था सबके अंदर विकसित हो। और देखिए अब आप लोग धीरे धीरे सावधान होना शुरू हो रहे हैं। मैं फिर आगे थ्योरी दे रहा हूं,
फिर आगे गड़बड़ कराऊंगा और एक गड़बड़ क्लास में जो हो रहा है यही चीज आपको ठेस लग रहा है तो नीचे दिखाई देगा परीक्षा हॉल में और गलत नहीं करोगे। तो चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम चाहते हैं कि इसमें सब लोग ध्यान दें, यही भारत का सबसे इधर का बिंदु है पश्चिमी बिंदु। ये भारत का अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पूर्वी बिंदु है। तो हम लोग को अभी ध्यान देना है। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। अब आप लोग से अनुरोध है थोड़ा सा 2 मिनट और हमारे साथ सीरियस होइए और फिर देखिए कितना मजा आपको आने जा रहा है। धीरे धीरे ये मानचित्रों में जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों में जब हाँ बिल्कुल देखिए लिखे जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया, यही नहीं करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। धैर्य का पतवार लेके परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जरा ध्यान दें। अभी हम लोग सुने कि यह 68 डिग्री 7 मिनट। बताओ ये भारत का सबसे पश्चिम छोर से गुजरता है और भारत का पश्चिमी छोर को हम लोग गोर माता कहते हैं। गोर माता कहते हैं। यहाँ पे 1-2 स्टेप आपको देना चाह रहे हैं, सुनते चलेंगे। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो और फिर समझाने के बाद हम फिर क्वेश्चन दें, मजा आएगा और धीरे धीरे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हम समझ पा रहे हैं, इस स्टेप के बंधन को बांध पा रहे हैं। तब चैनल चलेंगे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री जितने चैनल है वो चैनल में भी आपको मजा आ जाएगा कि बहुत अच्छा। ये सबसे हम डरते थे। कई बच्चे का मैंने देखा है पेयर कॉपी में केवल लिखे रहते रहेगा। 10 डिग्री चैनल अनुमान निकोबार को अलग करता है, 8 डिग्री ऐसे अलग करता है, काम नहीं चलेगा। मानचित्र पर समझिए, सिर्फ एक मानचित्र होगा, हर चीज डिफाइन होगा और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं उस पर 1-2 बात समझेंगे। देखिए ये यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है और कोई भी दलदल का जो क्षेत्र होता है इस दलदली क्षेत्र को हम लोग क्रिक कहते हैं। देखिए 2 नाम आ रहा है और हमें लगता है कि आप लोग खूब अच्छा समझ पाओगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। दलदल वाले भाग को हम लोग क्रिक कहते हैं। क्रिक, कहीं भी हम क्रिक का नाम लेंगे तो आप समझना कि वो जो समुद्र और स्थल के मिलने वाला भाग होता है वो किनारे के स्थल पर कुछ जो दलदल होते हैं उस क्षेत्र को हम लोग क्रिक कहते हैं। और एक कच्छ की खाड़ी के पास एक बहुत बड़ा दलदली क्षेत्र है, इस क्रिक का नाम सरक्रिक है और सरक्रिक के यहीं पे 68 डिग्री 7 मिनट यहीं से गुजरती है। वो जगह का नाम जो कट करता है वो गोर माता है। तो कई जगह किताबों में ऐसा देता है कि भारत की पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है, बच्चे याद रखते हैं। लेकिन अब आपको दिमाग में सेट रखना है कि सरक्रिक एक बहुत बड़ा हिस्सा दलदली क्षेत्र का नाम, और ये चीज जो देख रहे हो सबसे पश्चिम पॉइंट, इस पॉइंट का नाम गोर माता है जहां से 68 डिग्री 7 मिनट का लाइन गुजरता है। फिर हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे ये जो आप देख रहे हो। अब पहले तो ये बता दो 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिम में है तो इसमें ईस्ट लगा दें या वेस्ट लगा दें, जल्दी से सोच के बता दो। ईस्ट लगा दें कि वेस्ट लगा दें, ई या डब्ल्यू लिख के जल्दी से आंसर कर दो। ई लगा दें कि डब्ल्यू लगा दें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए सब लोग लगाना शुरू कर रहे हैं और इसका मतलब आप लोग क्लास में खूब ध्यान दिए हो, इसीलिए सही हो रहा है। आप लोग को अभी समझाए थे कि जो भी हमारा जो इंग्लैंड के गुजरने वाले रेखा 0 डिग्री से इधर होगा सब में ईस्ट 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 लगेगा, वेस्ट लगने का सवाल नहीं उठता, इसीलिए इसमें भी ईस्ट लगेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए मैक्सिमम बच्चे एकदम ईस्ट वेस्ट को एकदम समझने लगे। और फिर हमने बताया उस चीज को जरा ध्यान दो, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट में जो पॉइंट को टच करता है इस पॉइंट का ही हम लोग देखें, ये देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट है और इसी बिंदु का नाम हम लोग पढ़े हैं वालांगू है। वालांगू है तो वालांगू जो देख रहे हो ये 97 डिग्री 25 मिनट से गुजरता है और यह भी ईस्ट है और दोनों ईस्ट हो गया। तो अब सभी बच्चे को समझ में यहाँ आ जाए, वालांगू से लेके एक गुजरात तक के जो गोरमाता तक के एयर डिस्टेंस चलेंगे इसी की लंबाई 2933 किलोमीटर है और इधर इंदिरा पॉइंट से लेके कन्याकुमारी तक जो दूरी चलेंगे यही हमारा 3214 किलोमीटर था। यानी आप सभी लोग एकदम अब बढ़िया से समझे हो। क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपका कैसे आएगा, प्रकृति एकदम क्लियर होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भारत में अधिक लंबाई है उत्तर से दक्षिण का, पूरब से पश्चिम का, दोनों समान है। तो आप आंसर बिल्कुल दोगे उत्तर दक्षिण की लंबाई अधिक है। दूसरा इसी में क्वेश्चन आपको आएगा कि भारत के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की लंबाई में कितना का अंतर है, यह भी क्वेश्चन पूछा। तो उस कंडीशन में 3214 में 2933 को घटाना होगा। जो बच्चे को घटाव आता है उनका सही आंसर हो। अब यहां पे हम चाहते हैं थोड़ा सा आपका ध्यान और आकृष्ट कराना, थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा स्टेप आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब 1 मिनट आप खूब ध्यान दीजिए। हमने आपको अभी सिखाया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। अब बताओ भारत में इधर वालांगू, बगल में ही एक और जगह है किबुथु, कहीं कहीं चॉइस में किबुथु भी मिल सकता है। तो वालांगू या किबुथु ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। गोर माता ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ पे इंदिरा कॉल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कन्याकुमारी प्रायद्वीप ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है और इसी का नाम केप कैमरीन भी है। फिर चले थे लास्ट इंदिरा पॉइंट, ये प्रायद्वीपीय भारत नहीं लगना चाहिए, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये यहां तक हम समझते हैं कि सभी बच्चे खूब बढ़िया से समझ रहे हो। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा उसको सुनिए। आपसे क्वेश्चन देगा कि वालांगू और गोरमाता में समय का अंतर कितना होगा। देखिए धीरे धीरे बहुत अच्छे प्रश्न की ओर चल रहे हैं और ये प्रश्न आपको पूरे समझना होगा।
आपको दे रहा है वालंगू और गोरमाता में समय का अंतर कितना होगा बोलो। ये 97 डिग्री 25 मिनट बने लगभग 98 मान लो, ये 68 डिग्री है, दोनों को घटा लोगे लगभग 30 डिग्री आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 120 मिनट हो गया, मतलब 2 घंटा समय का अंतर है। अब बताइए 2 घंटा समय का अंतर है, कहने का सेंस है अगर यहाँ 4 बजे सूर्य उगता है तो यहाँ 6 बजे उगेगा, अगर यहाँ 7 बजे सूर्य उगता है तो यहाँ 9 बजे उगेगा। 2 घंटा समय का अंतर है, कैसे आया जो आप खुद देख रहे हो। अब जल्दी बताओ, सरकार को अगर समय रखना होगा, मान लो पहले टीवी चलते थे DD1, अब सरकार को अगर DD1 प्रसारित करना होगा तो किस समय के अनुसार से करेंगे, वो कीबधू वाला समय से कि गुरमाता वाला समय से। अगर कहेंगे कि कीबधू वाले समय से कि 7 बजे सुबह ऑफिस खुलेगा और यहाँ 7 बजे सूर्योदय होता है तो इसके यहाँ 2 घंटा बाद सूर्य उगेगा, ये कहेगा सरकार को क्या हो गया, अंधेरा में ही ऑफिस खोल के रख दिया है। अब इसीलिए भारत सरकार की एक योजना आई कि क्यों नहीं इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम लोग ठीक बीच से एक लाइन गुजार लें। तो भारत सरकार ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। 97 डिग्री 25 मिनट, मान लो लगभग 98 डिग्री, हम जोड़ दिए इसको, लगभग 98 माने, ये 68 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 8 16 की 6 1 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया। ये देखो हम यहाँ पे कर दिए। अब ये 2 से जब भाग मारेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, और यही भाग मारे तो 8 बार में कट गया और 3 बार में कट गया। चूंकि थोड़ा सा डिग्री हम यहाँ 97 को 98 माने हैं, इसीलिए थोड़ा ही कम होगा और दोनों का एवरेज आ गया 82.5 डिग्री। देखिए कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि भारत का समय 82.5 डिग्री से ही क्यों गुजरता है। क्यों गुजरता है, इस लाइन पर गौर करो, क्योंकि ये लाइन जब तक नहीं समझोगे मजा नहीं आएगा। कई बच्चा केवल रटे रहता है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के नजदीक नैनी से गुजरता है, 82.5 डिग्री होता है। क्यों होता है, इस चीज पर गौर कीजिए। हमने 83 लाया कब, जब 25 डिग्री को पूरे पूरे माना तब, इसीलिए ये जब एवरेज निकाले, इन दोनों के बीच की बात निकाले तो यह 82.5 डिग्री आया। और ये लाइन जो 82.5 वाला है, यही यहां से होते हुए ऐसे गुजरता है और इन राज्यों से उत्तर प्रदेश, थोड़ा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजर जाता है। और ये 82.5 डिग्री जब है तो बताओ 0 डिग्री ग्रीनविच से भारत का मानक समय कितना आगे होगा। तो सब लोग समझ रहे हो, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में 82.5 गुने 4 मिनट, बोलिए 4 गुना 8 और 8 गुना 4 32, और 4 से गुना करोगे तो 2, 330 मिनट आगे होगा। इसी को 5.5 घंटा कहते हैं। 5 घंटा में आप समझ पा रहे होगे 300 और आधा घंटा में 30 मिनट, 330 यही है। और इसी को तुम पढ़े हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से गुजरने वाली ये रेखा, यही भारत का मानक समय रेखा है। तो भारत का मानक समय रेखा कैसे 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हो गया, ये भी आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट मेन बनाओ, ये नहीं कि 5.5 आगे, क्यों आगे है, इस चीज को समझना। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बेस को बहुत बढ़िया से समझ रहे हो। आपका उस अनुसार से लाइक थोड़ा कम है, एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए। और इससे आगे का क्लास कल और मजेदार होगा। कल सभी चैनल का काम कंप्लीट करेंगे और कल आप लोग को 8 डिग्री 9 डिग्री सब जितने चैनल है एकदम मानचित्र में बन जाएगा। तो आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़े, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। आप लोग आंसर देते हुए एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया, बहुत अच्छा, बहुत आभार सभी का। और एक बार जिनको क्लास अच्छा लगा एक बार लाइक बटन दबा लीजिएगा। वो हम लोग के आपस में दोनों के बीच का एक थर्मामीटर है, दोनों के बीच का थर्मामीटर है। जितना बढ़िया वो थर्मामीटर का पारा उठता है, इधर से उतना ही जोश में आगे का क्लास चलता है। नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा और कल का क्लास और इंपॉर्टेंट है, सभी चैनल्स और आगे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद जो इतना ध्यान से आप लोग इस क्लास को पढ़े और इतने लाइक से मुझे नवाजे हैं, इसके लिए बहुत आभार सभी का। कल फिर लाइव क्लास में आप बने रहेंगे, लाइव क्लास निःशुल्क है। ये लाइव क्लास आप लोग को लगभग हम लोग फिजिक्स का क्लास 12:15 के आसपास 12:20 से और ज्योग्राफी मैथ का क्लास 1:20 से आपका प्रारंभ हो रहा है, जो कल भी चलेगा।